So, guys, listen to me. We are studying about diabetes insipidus. So, inside the diabetes insipidus, we have a hormone called as ADH. We have a hormone called as ADH. Now, this hormone ADH जब भी प्रोड्यूस होता है किसको स्टिमुलेट करता है? पी सेल. पी सेल को स्टिमुलेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्वापोरिन 2. एक्वापोरिन 2 को क्या करता है? H2O को रीअब्सॉर्ब करता है. इतना तक तो आप समझ गए. Now, once I want you people to understand problem number 1. Problem number 1. If aquaporin 2 receptor not working, aquaporin 2 receptor not working. अगर aquaporin 2 receptor वर्क नहीं कर रहा है तो क्या होगा? पानी रीअब्सॉर्ब होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. Now listen to me. Aquaporin 2 receptors are not working. If aquaporin 2 receptors are not working, no water reabsorption. If aquaporin 2 receptors are not working, no H2O reabsorption. No H2O reabsorption. If there is no H2O reabsorption, now listen to me very carefully. अब पानी reabsorb नहीं हो रहा है तो पानी कहाँ चले जाएगा? यूरिन के अंदर चले जाएगा. So H2O will be lost in the urine, leading to a complaint called as polyuria. Leading to a complaint called as polyuria. तो मतलब क्या हो गया डॉक्टर साहब? सिंपल है. तो नाउ लिसन टू मी. एक्वापोरिन 2 काम नहीं कर रहा है. एक्वापोरिन 2 काम नहीं करेगा तो पानी रीअब्सॉर्प्शन होगा क्या? विल देयर बी वाटर रीअब्सॉर्प्शन? नो. इफ देयर इज नो वाटर रीअब्सॉर्प्शन, वाटर रीअब्सॉर्ब होके कहाँ जा रहा था? ब्लड में चले जा रहा था. आप लोगों को कभी कंफ्यूज होता है ना. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ये मान के चलो किडनी, ये ब्लड वेसल है, ये किडनी है. ये क्या है? किडनी. ठीक है. तो किडनी को ऐसा रख लेते हैं. तो किडनी से वापस ब्लड वेसल के अंदर जब जाता है उसको बोलते हो रीअब्सॉर्ब. ठीक है. किडनी से बाहर निकल के जब यूरिन में चले जाता है दैट वी विल बी कॉल्ड एज लॉस्ट इन द यूरिन. लॉस्ट इन द यूरिन. अब पानी रीअब्सॉर्ब होना चाहिए था. अब रीअब्सॉर्ब तो नहीं हुआ. रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ तो पानी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा. अगर बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा भैया? पॉलीयूरिया हो जाएगा. पॉलीयूरिया हो जाएगा. पेशेंट विल कम एंड टेल यू डॉक्टर साहब मुझे बार बार पेशाब आ रहा है. द पेशेंट विल कम एंड टेल यू डॉक्टर हाउ अगेन एंड अगेन यूरिनेशन, अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग यूरिनेशन. सो नाउ लिसन टू मी. इसके अंदर डॉक्टर साहब प्रॉब्लम किसका है? एडीएच का प्रॉब्लम है कि एक्वापोरिन का प्रॉब्लम है? Aquaporin का प्रॉब्लम है. इफ aquaporin is the problem, that means ये पूरे कंडीशन को हाईलाइट कर लेते हैं एक बार. इफ aquaporin is the problem, हमारा कल्प्रिट कौन है? एक्वापोरिन प्रॉब्लम. एक्वापोरिन है कहां पे? किडनी में. तो किडनी में है तो डॉक्टर साहब डायबिटीज इंसिपिडस कहां से शुरू हुआ? किडनी से शुरू हुआ. तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस. इसी को बोलते हो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस. व्हाट इज द पैथोजेनेसिस? पैथोजेनेसिस इज aquaporin receptors are not working. Basically they are becoming resistant. They are becoming what? Resistant. अगर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा है तो हमें एग्जामिनर भी बहुत ब्रिलियंट है भाई. व्हाट इज द कॉज? ये ऐसे तो ना होता है. So one of the important causes which I want you people to know is caused by one of the drug called as lithium. That is one of the drug called as lithium. क्या है? लिथियम. लिथियम के वजह से क्या होता है? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है. ये लिथियम क्या होता है? तो लिथियम के बारे में मेरा कोशिश है कि आई विल गिव एज मच पॉसिबल एज इंफॉर्मेशन एंड उसके अंदर से आई विल होप दैट कि तुम्हें एटलीस्ट 70% तो रिटेन हो जाए. अगर विल आई वांट टू डू दैट. लिथियम होता क्या है? लिथियम इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. लिथियम इज ए ड्रग. इट इज यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर. किस पेशेंट में यूज करते हो? बाइपोलर डिसऑर्डर. एज व्हाट? एज ए मूड स्टेबिलाईजर. इट इज यूज्ड एज ए मूड स्टेबिलाईजर. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रग्स ऑफ मूड स्टेबिलाईजर कौन है? लिथियम. अगर लिथियम, सिंपल सी बात है. मेरा पास एक पेशेंट था. आई हैव ए पेशेंट विद बीपीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर. आई गेव हिम ए लिथियम. लिथियम के बाद उसको क्या होने लगा? पॉलीयूरिया होने लगा. दैट मीन्स दैट इज कॉज्ड बाय नेफ्रोजेनिक डायबिटीज. खल्लास खाना. चलो, once we are done with the nephrogenic diabetes insipidus, now I want you people to understand that drug of choice, the drugs used for the treatment of nephrogenic diabetes. Nephrogenic diabetes insipidus के लिए डॉक्टर साहब this is a very important MCQ. This is what? Very important MCQ point. क्यों MCQ point मैं बताता हूँ. That is there is a big reason. The drug is thiazide diuretics. The best treatment is thiazide
डायूरेटिक्स। नाउ लिसन टू मी वेरी। डायूरेटिक्स क्या करवाता है? डायूरेटिक्स विल इंक्रीज द यूरिनेशन। डायूरेटिक क्या करवाता है? पेशाब को ज्यादा करता। हमारा पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है? बार बार पेशाब। मीन्स व्हाट? आवर पेशेंट्स प्रॉब्लम इज पॉलीयूरिया, ही इज यूरिनेटिंग अगेन एंड अगेन। हमारा पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है? पेशाब बार बार आ रहा है। अब डायूरेटिक दूंगा तो और क्या होगा? अगेन ही मस्ट बी यूरिनेटिंग, राइट? नो, बट हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंस? द मैकेनिज्म इज अननोन। मैकेनिज्म इज अननोन। मैकेनिज्म एक ऐसा काम करता है इन डायबिटीज इंसिपिडस, अननोन। ठीक है, अब आपको कोई आके बोलेगा ये रीजन है वो रीजन है, नो, इट इज नॉट द रीजन। कंप्लीटली कोई प्रूवन थियरी अभी तक नहीं है। वी डोंट हैव एनी प्रूवन थियरी टू से दैट हाउ एग्जैक्टली थायराइड डायरेटिक्स वर्क इन द डायबिटीज इंसिपिडस, बट रादर आई वांट पीपल टू रिमेंबर दिस ड्रग। व्हाई? क्योंकि अरे यार डायरेटिक इज द, आप लॉजिक लगाओगे, ऑलरेडी पेशेंट को पॉलीयूरिया है तो डायरेटिक दूंगा तो और यूरिनेशन होगा, तो मैं ये ड्रग आंसर नहीं करूंगा। वो बोल के तुम गलत करोगे करके एग्जामिनर पर्पसफुली देगा, तब आप लोग फंस जाओगे। तो मेरा भाइयों गलत मत कीजिए। रिमेंबर, थायराइड डायरेटिक्स आर द बेस्ट ड्रग्स फॉर व्हाट? फॉर योर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 इज वेरी सिंपल। इफ ADH, अगर क्या हो गया? ADH इज नॉट प्रोड्यूस्ड, इज नॉट प्रोड्यूस्ड। अगर ADH प्रोड्यूस नहीं हुआ, अगर ADH क्या हो गया? प्रोड्यूस नहीं हुआ, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ADH प्रोड्यूस नहीं हुआ तो ठीक है, ADH प्रोड्यूस नहीं हुआ तो नो स्टिमुलेशन ऑफ, नो स्टिमुलेशन ऑफ व्हाट? नो स्टिमुलेशन ऑफ, वेरी गुड, दैट इज पी सेल। पी सेल के ऊपर कोई स्टिमुलेशन नहीं होगा, उसका मतलब है कि एक्वापोरिन टू रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करेगा। तो दैट मीन्स नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, अगेन पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट को क्या होगा? पॉलीयूरिया। अगर पेशेंट को पॉलीयूरिया हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां पे? ADH प्रोड्यूस नहीं। एडीएच कहाँ से आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ पे? किडनी में है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम? वेयर इज द प्रॉब्लम? इन किडनी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिकॉज एडीएच इज नॉट बीइंग फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिक्कत है तो दैट मीन्स दैट इज वेरी सिंपल पार्ट फॉर यू पीपल, दिस इज ओनली कॉल्ड एज सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। अगर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो, जो भी हो, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहां पे वी हैव ए ड्रग कॉल्ड एज desmopressin. What is that? Desmopressin. What is the name of the drug? Desmopressin. When I'm talking about desmopressin, my dear lovely doctors, listen to me very carefully. Desmopressin is an analog. What is that? Desmopressin is an analog. Analog of what? Analog of ADH। मतलब सेम टू सेम आर्टिफिशियल ड्रग है, बट सेम टू सेम ADH जैसा काम, कैसा काम करता है? सेम टू सेम ADH जैसा काम करता है। अगर ADH जैसा सेम टू सेम काम करता है तो नाउ लिसन टू मी, पेशेंट को क्या हो गया? पेशेंट केम टू यू विद द कंप्लेंट ऑफ पॉलीयूरिया। पेशेंट केम टू यू विद द कंप्लेंट ऑफ पॉलीयूरिया। ओके, पॉलीयूरिया लेके आया, यू सस्पेक्टेड, उसको क्या किया? सस्पेक्टेड ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। आपने क्या कर दिया? डायबिटीज इंसिपिडस को सस्पेक्ट किया। अगर डायबिटीज इंसिपिडस को आपने सस्पेक्ट किया तो क्या करोगे? सस्पेक्ट किया तो सस्पेक्ट किया, ओके, कोई बात नहीं, बट सस्पेक्ट करने के बाद नाउ यू नीड टू डिफरेंशिएट। सस्पेक्ट कर दिया, सस्पेक्ट करने के बाद टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक। कैसा डिफरेंशिएट कर? सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक के बीच का डिफरेंस को कैसा पता लगा? सो पेशेंट को पॉलीयूरिया आया तो पेशेंट को पूछोगे क्या, भैया कहां पे दिक्कत है तुम्हें? नो, ही डजंट हैव एन आइडिया। तो हाउ टू डिफरेंशिएट? इजी, जस्ट गिव हिम ए डोज ऑफ डेस्मोप्रेसिन। उसको क्या करो? डेस्मोप्रेसिन का एक डोज दे दो। क्या करो? डेस्मोप्रेसिन का एक डोज दे दो। अगर डेस्मोप्रेसिन का एक डोज दोगे तो क्या हो सकता है?
पॉइंट नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 1, सिम्टम क्या हो जाएगा, सिम्टम डिसअपियर, सिम्टम डिसअपियर, मतलब पॉलीयूरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अब क्या हो सकता है, सिम्टम पूरा डिसअपियर हो सकता है, या नहीं तो अनदर पॉसिबिलिटी, स्टिल पेशेंट परसिस्टेंस ऑफ पॉलीयूरिया, मतलब पॉलीयूरिया परसिस्ट करेगा। सो पॉलीयूरिया परसिस्ट कर सकता है या नहीं तो डिसअपियर हो जाएगा। अब जरा पीछे जाके देखें, सेंट्रल में दिक्कत क्या था, दिक्कत था एडीएच नहीं है, एडीएच नहीं है तो उसका अनलॉग, सेम अनलॉग कौन था, डेस्मोप्रेसिन, वो डेस्मोप्रेसिन दे दिया, डेस्मोप्रेसिन देते वो ठीक हो गया, ठीक हो गया तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, सेंट्रली, मीन्स व्हाट, मीन्स I have a patient who is not having ADH. I gave a artificial ADH like drug and it worked in the body. Polyuria symptom disappeared. Symptom disappear होते ही you can call it as central. You can tell it as a central DM or DI. DM मतलब diabetes mellitus and DI मतलब diabetes insipidus. We are talking about central diabetes insipidus. Central diabetes insipidus. अगर persistence of polyuria हुआ, that means it is nephrogenic. That means it is a nephrogenic. ठीक है, यहां तक तो ठीक है। नाउ आई वॉन्ट यू पीपल टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सर इतना तो बहुत अच्छा पढ़ा है, हमें समझ में भी आ गया, थैंक यू, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कम्स टू यू पीपल इन वन एरिया, वेर इज दैट, दैट इज what is the investigation, what is the investigation for what, for diabetes insipidus, वो central हो चाहे चाहे peripheral, that means nephrogenic, peripheral that means nephrogenic, be it a central diabetes insipidus, be it a nephrogenic diabetes insipidus, वो दोनों को डायग्नोस करने के लिए ओवरऑल डायग्नोस्टिक मेथड, द डायग्नोस्टिक मेथड वी हैव इज ओनली कॉल्ड एज वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। क्या करते हो, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट। सो आई वांट यू पीपल टू रिमेंबर द नेम, पूरा प्रोसीजर याद रखने का जरूरत नहीं है। बेसिकली उसको पानी मत दो, अगर पानी पीना कम करोगे, इफ यू डिक्रीज द ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, यू नीड टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ यूरिनेशन, बट यहाँ पे वैसा नहीं होता है। इवन इफ यू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, स्टिल ही विल बी यूरिनेटिंग। दैट इज द ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ द टेस्ट विच आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, बट आपको इतना याद रखना, नाम याद रखो, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट इज यूज्ड फॉर diagnosis of diabetes insipidus. So I want you people to understand central diabetes insipidus है तो central diabetes insipidus का ट्रीटमेंट क्या करें, बताओ ट्रीटमेंट क्या करना है। एडीएच नहीं है, एडीएच नहीं तो क्या करना चाहिए, एडीएच एनालॉग, क्या करना चाहिए, एडीएच एडीएच एनालॉग यूज करोगे तो नाउ वी आर गोइंग टू रीच ए टॉपिक कॉल्ड एज एडीएच एनालॉग्स, वी आर गोइंग टू रीच ए टॉपिक कॉल्ड एज एडीएच। ये एडीएच एनालॉग्स का कहानी क्या है, एडीएच एनालॉग्स exactly work like what, work like the vasopressin. Now don't ask me sir which subject I'm teaching, I'm teaching pharma, physio, कुछ भी तुम सोचो, बट एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, तो हम लोगों को साथ में पढ़ना चाहिए, वही कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, प्लीज फोकस है। एडीएच एनालॉग्स कौन सी ड्रग्स है, वी हैव ए ड्रग कॉल्ड एज डेस्मोप्रेसिन। What is the name of the drug? Desmopressin. What is that? Desmopressin. कौन है, डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन के अलावा वी हैव ए ड्रग कॉल्ड एज फेलिप्रेसिन। कौन है, फेलिप्रेसिन। ओके, फेलिप्रेसिन के अलावा वी हैव वन मोर ड्रग कॉल्ड एज लाइप्रेसिन। ये सारे ड्रग दे वर्क एग्जैक्टली लाइक एडीएच, दे वर्क एग्जैक्टली लाइक व्हाट, ADH. Now I want you people to understand ADH के अलावा ADH का दूसरा नाम क्या था, vasopressin. So I want you to understand, listen to me, ADH दो काम करता है, एक करता है वेसोकंस्ट्रिक्शन, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, है ना। दूसरा काम क्या करता है, इंक्रीज द वाटर रीअब्सॉर्प्शन, इंक्रीज द H2O रीअब्सॉर्प्शन, ये दोनों काम करता है कि नहीं। सो H2O रीअब्सॉर्प्शन के बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिए, है ना डॉक्टर साहब, पढ़ लिए ना। So we studied everything about H2O reabsorption. ADH does how many things? Two things. What are the two things? Vasoconstriction and H2O reabsorption. If these are the two things it is doing, we studied very well about what? Water reabsorption. Now let's study about the vasoconstriction. So when we are talking about vasoconstriction, Dr. Saab, listen to me very carefully. We have
we have a patient with liver cirrhosis. A patient with liver cirrhosis. ये liver cirrhosis patient के अंदर क्या होता है? Liver cirrhosis patient will have portal hypertension. उसको क्या होता है डॉक्टर साहब? Portal hypertension. उसको क्या होता है? He will have what? Portal hypertension. ये portal hypertension के वजह से इसको होता है ascites. What is that? Ascites. बट बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल हाइपरटेंशन डॉक्टर साहब और एक प्रॉब्लम आता है. द नेम ऑफ द प्रॉब्लम इज ओनली कॉल्ड एज esophageal varices. Esophageal varices. So if you want to know why esophageal varices occur, esophageal varices occur in the liver cirrhosis, आप लोगों को इधर आप लोग वेट करना पड़ेगा when I teach for the liver, और नहीं तो आप लोगों को इससे एमसीक्यू हर बार आता है तो आप लोगों को, या नहीं तो यू हैव टू वेट फॉर व्हाट इज दैट, वेट फॉर लिवर सिरोसिस तक का, या नहीं तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू डीपीजे ऑफिस, मेरा पास आओ, डाउट पूछ लो, आपका डाउट्स क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली बिकॉज द रीजन इज मैं एंडोक्राइन पढ़ना, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ. Honestly, I am trying to teach endocrine here, so I don't want to drag again into the other systems. That's why. Okay. Now let's come again. सुन लीजिए, esophageal varices. अब ये esophageal varices जो है, सुनो मेरा भाइयों, esophageal varices मतलब क्या होता है? If this is the esophagus, inside the esophagus there will be some veins. There will be some veins. जो veins क्या होता है, ऐसा dilate हो जाता है. esophagus के अंदर क्या होता है, veins पूरा ऐसा dilate होके रहता है. ये dilated vein कभी ना कभी एक दिन क्या हो जाता है, ऐसा छेद बन जाता है. ठीक है, तो esophageal varices क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है. esophageal varices क्या होता है, रप्चर होते हैं. esophageal varice मतलब क्या है, वेन. वेरिसेस मतलब क्या होता है, डायलेटेड टॉर्चियस मतलब ऐसा, मतलब ऐसा सांप की जैसा स्ट्रक्चर चेंज होता है. इट लुक्स लाइक ए सम स्नेक, इट विल बी डायलेटेड एंड इट विल बी गोइंग zigzag pattern. That is only called as dilated and tortuous. Dilated tortuous vein कभी भी क्या हो सकता है, फट सकता है, because the vein will already become weaker because of the dilation and the pressure. ठीक है, तो now listen to me, रप्चर हो गया. रप्चर हो गया तो क्या होगा, ब्लीड होगा. इसोफेजियल वायरसेस से क्या होगा, ब्लीड होगा. ब्लीड होगा तो उसका टाइम पे ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर साहब, उसका टाइम पे ट्रीटमेंट करने के लिए वी हैव फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कोई भी ब्लीड है तो मैं क्या पढ़ाया था, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जीएटी में, आईवी फ्लूइड. ठीक है, उसके अलावा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. ओके, बट इसके अंदर एफएफपी एंड आईवी फ्लूइड काम करेगा क्या, ना. क्यों काम नहीं करेगा, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ये वेन जब रप्चर होता है ना, बड़ा सा छेद बन जाता है, big hole will be there, means there will be a big tear. If there is a bigger tear, so what we are going to do, we need to use a drug जो strongly vasoconstrict करवाए. जैसा blood vessel contract होता है, bleeding automatically slow होता है. For that purpose we use a drug that is only called as pelipressin. What is that, pelipressin? What is that, pelipressin? So pelipressin is the drug which is used during the treatment of esophageal varices during the time of resuscitation, not treatment, during the time of resuscitation. इसके अलावा other treatment will be surgical treatment. There will be surgical treatment. I'll just give you the name. Surgical treatment will be endoscopic balloon pressure, एंडोस्कोपिक बलून प्रेशर. एंडोस्कोप से बलून को डायलेट करके, इन्फ्लेट करके वहां पे प्रेशर लगा के, मतलब इट्स वेरी सिंपल है. हाथ में कट हो गया, ऊपर क्या होगा, लगाओगे प्रेशर लगा. वैसे ही एंडोस्कोप के थ्रू इसोफेगस के अंदर प्रेशर लगा के ब्लीडिंग को स्टॉप करोगे. दैट इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट. ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया, आईवी फ्लूइड हो गया, पेलिप्रेसिन. तो आप लोगों को सर्जरी भी पढ़ लिए, पोर्टल हाइपरटेंशन पढ़ लिए, असाइटिस पढ़ लिए एंड ड्रग्स पढ़ लिए. ठीक है, अब डेस्मोप्रेसिन की बारी. ये डेस्मोप्रेसिन है, ये और भी इंटरेस्टिंग है. क्यों इंटरेस्टिंग है, डेस्मोप्रेसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस. This is a point which you need to remember. Why you need to remember? The reason for you to remember is this is a very important point, my dear doctors. Why it is very important point? Because there is no direct, मतलब direct action पता नहीं है, direct correlation पता नहीं. We don't know the direct action and correlation, but it works. So that is why you need to remember. It is a drug of choice for von Willebrand disease.
वन विली ब्रांड डिसीज का ड्रग ऑफ चॉइस कौन है? डेस्मोप्रेसिन। ड्रग ऑफ चॉइस कौन है? डेस्मोप्रेसिन। तो वन विली ब्रांड डिसीज क्या होता है? हेमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को क्या करना है? स्टे ट्यून्ड। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। तो आप लोग पढ़ लिया पूरा किसके बारे में? वी स्टडीड अबाउट कंप्लीटली अबाउट व्हाट इज दैट? कंप्लीटली अबाउट डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, अब डायबिटीज इंसिपिडस हो गया तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पूरा क्या हो गया डॉक्टर साहब? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पूरा क्या हो गया? सो नाउ आई वांट टू टीच यू पीपल एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या पढ़ाना चाहता हूँ? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी सच बोल रहा हूँ आप लोगों को, एक चाय ले लेना, चाय लेके बैठ जाना, नहीं तो थोड़ा हेडेक आने लगेगा। सो टेक ए चाय एंड आराम से चाय पीते हुए सुन लो लेक्चर, नहीं तो मतलब नहीं तो कॉम्प्लिकेट होते जाएगा लेक्चर। सो आई वांट यू पीपल टू बी अटेंटिव बस, ठीक है? मैं सिंप्लीफाई बना दूँ, आई विल डू माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट, बट आई वांट यू पीपल टू बी अटेंटिव, ठीक है? अब एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर बहुत सारा है ना, बहुत सारे हार्मोन है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग हार्मोन मैं पढ़ाना चाहता हूँ। द नेम ऑफ द हार्मोन इज कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। अब बहुत लोग बोल रहे हैं सर इतना शो ऑफ कर रहे हैं अपने, why do you want to do this much show off? This is not show off because all of you are thinking what sir इसका function तो सबको पता है। yes, it is responsible for what? Production of the milk. It is responsible for what? Production of the milk. Production of the milk. Production of the milk को क्या बोलते हो? of course lactogenesis. of course lactogenesis। तो लैक्टोजेनेसिस भी खत्म हो गया एंड लैक्टोकाइनेसिस भी खत्म हो गया। ओके, अगर लैक्टोजेनेसिस भी खत्म हो गया, लैक्टोकाइनेसिस भी खत्म हो गया, और क्या टेंशन है भाई? प्रोलैक्टिन उतना आसान हार्मोन नहीं है। प्रोलैक्टिन कब शुरू होता है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। प्रोलैक्टिन इज प्रोड्यूस्ड इन लैक्टेटिंग फीमेल, मतलब डिलीवरी के बाद लैक्टेटिंग फीमेल्स। लैक्टेटिंग फीमेल के अंदर क्या करता है? प्रोड्यूस होता है। लैक्टेटिंग फीमेल के अंदर कौन सी हार्मोन प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द लैक्टेटिंग फीमेल। ठीक है सर, वही तो बात है, सेम चीज है, बट लिसन टू मी, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द लैक्टेटिंग फीमेल। एंड नाउ लिसन टू दिस इंटरेस्टिंग पार्ट। ये करता क्या है? ठीक है, दिस विल गो एंड गिव समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक किसको देता है? to some hormone called as GnRH। some hormone called as GnRH। अब यहाँ पे छोटा सा डिविएट करते हैं, GnRH के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आफ्टर स्टडिंग अबाउट द GnRH देन वी विल कम बैक टू द प्रोलैक्टिन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा साइड में पढ़ लेते हैं। ठीक है, नाउ लिसन टू मी, वी हैव आवर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को प्रोड्यूस करवाता है, GnRH। What is that? GnRH। A GnRH hormone that is produced in a fashion called as pulsatile fashion। कौन सी फैशन में? पल्सटाइल फैशन। तक सब सुन लीजिए, पल्सटाइल फैशन और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब सी, फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन दिस आर द रैंडम नंबर। हर रोज कंटिन्यूसली 1 mg ऑफ GnRH कंटिन्यूसली रिलीज होता रहेगा, दैट इज कांस्टेंट रिलीज। अगर वही चीज आज 1 mg रिलीज हुआ, 2 दिन के बाद 1 mg रिलीज हुआ, 2 दिन के बाद 1 mg रिलीज हुआ, और 2 दिन के बाद, मतलब क्या हुआ? रिलीज गैप रिलीज, रिलीज गैप रिलीज। दिस इज टाइप ऑफ प्रोडक्शन को ही बोलते हो पल्सटाइल प्रोडक्शन। क्या बोलते हो डॉक्टर साहब? पल्सटाइल। पल्सटाइल GnRH प्रोड्यूस हुआ। पल्सटाइल GnRH क्या करता है? इट विल गो एंड स्टिमुलेट एक ग्लैंड। द नेम ऑफ द ग्लैंड इज एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते ही इट विल प्रोड्यूस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज ओनली कॉल्ड एज FSH। दैट इज ओनली कॉल्ड एज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन का इंपॉर्टेंस क्या है? दिस हार्मोन का इंपॉर्टेंस इज, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इन द फीमेल FSH इन द फीमेल। फीमेल के अंदर FSH का काम है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर menstrual cycle। It is responsible for what? Menstrual। It is responsible for what? Menstrual cycle। menstrual cycle। तो menstrual cycle में मदद करता है कौन? फीमेल के। चलो, मेल के अंदर FSH क्या करता है? मेल के अंदर FSH विल डू समथिंग कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। ये काम करता है, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाता है।
नाउ ध्यान से सुनो, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिकल। टेस्टिकल को स्टिमुलेट किया किसने? एफएसएच ने। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके वजह से होता है? एफएसएच। वो एफएसएच कहां से आता है? जीएनआरएच से आता है। जीएनआरएच कहां पे? हाइपोथैलेमस में। नाउ अब क्या हुआ? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक इज नथिंग बट व्हाट? नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये होता है, डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, नेगेटिव फीडबैक देते ही दैट विल लीड टू डिक्रीज ऑफ जीएनआरएच। जीएनआरएच का प्रोडक्शन क्या हो गया? कम हो गया। अगर डिक्रीज ऑफ जीएनआरएच प्रोडक्शन दैट विल लीड टू, डॉक्टर साहब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर जीएनआरएच का प्रोडक्शन कम हो गया तो देयर विल बी डिक्रीज ऑफ एफएसएच। देयर विल बी डिक्रीज ऑफ एफएसएच। अगर डॉक्टर साहब एफएसएच मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो गया, चलो यहां पे जाके देखते हैं। तो यहां पे क्या हुआ? जीएनआरएच था। जीएनआरएच क्या हुआ? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया था, उसने क्या किया था? एफएसएच को प्रोड्यूस करवाया था। अब क्या हो गया? एफएसएच नहीं है। एफएसएच नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा कि नहीं होगा? लाउडली बोलो, नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही बोलते हो अमेनोरिया। क्या बोलते हो? अमेनोरिया। ठीक है। अब कहीं जाके बाहर ये मत बोलना मारुति सर बोले कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज अमेनोरिया। उसके लिए एक डेफिनेशन होता है, if there is absence of menstrual cycle, absence of menses for 3 consecutive cycles, or if there is a absence of menstrual cycle for 6 calendar months, then we call it as amenorrhea। ठीक है। अमेनोरिया मतलब सिंप्लीफाइड वे में बोलना है तो absence of periods, that's it। ठीक है। सो अमेनोरिया कब हो रहा है? ध्यान से, अब क्या हो गया? आप इधर उधर हो गए, आराम से टेक ए डीप ब्रेथ। नाउ लिसन टू मी। क्या हुआ था? प्रोलैक्टिन आया था। कहां से आया था? मां से। मदर के प्रोलैक्टिन क्या हो गया? लैक्टेशन का टाइम पे है। ये क्या किया? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक से जीएनआरएच कम, उसके वजह से एफएसएच कम। एफएसएच कम हो गया तो अमेनोरिया। अमेनोरिया कब हुआ डॉक्टर साहब? अमेनोरिया कब हुआ? लैक्टेटिंग फीमेल में हो गया। इसी को बोलते हो लैक्टेशनल अमेनोरिया। इसी को बोलते हो लैक्टेशनल अमेनोरिया। लैक्टेशनल अमेनोरिया। तो सिंप्लीफाइड वर्जन इज व्हाट? लैक्टेशनल अमेनोरिया इज कॉज्ड बाय ए सिंपल हार्मोन प्रोलैक्टिन। अगर कहीं पे भी प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे भी प्रोलैक्टिन क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, इट विल क्रिएट सम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। सो व्हाट आर दोस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स? लेट्स लर्न अबाउट दोस थिंग्स। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द लेक्चर। डॉक्टर सब सुन लीजिए, ये बहुत सिंपल है। प्रोलैक्टिन हो गया, लैक्टेशनल अमेनोरिया हो गया। ठीक है। तो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहां तक तो ठीक है भाई। अब लेट्स स्टडी अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेगुलेशन। व्हाट इज दैट? रेगुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। रेगुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। अब हम लोग जा रहे हैं कहां पे? गायनी से जा रहे हैं हम लोग फिजियोलॉजी में। रेगुलेशन ऑफ द प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को कौन रेगुलेट करता है? इसके बाद हम लोग फार्मा मेडिसिन सर्जरी। ठीक है। सो सुन लीजिए। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज दैट? रेगुलेशन ऑफ द प्रोलैक्टिन। सो प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करता कौन है? मतलब प्रोड्यूस करवाता कौन है, बंद करवाता कौन है? रेगुलेशन ऑफ द प्रोलैक्टिन इज डन बाय ए हार्मोन कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। कौन है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन का दूसरा नाम ही है डोपामाइन। कौन है? Dopamine. Now listen to me very carefully. So whenever there is a dopamine, whenever there is a dopamine, dopamine क्या करता है? It will go and stimulate D2 receptor, D2 receptors। D2 receptor कहाँ पे होता है डॉक्टर साहब? D2 receptors in the brain, in the brain। उसके वजह से क्या होगा? उसके वजह से डिक्रीज ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुन लीजिए। जब डोपामाइन ज्यादा है, डोपामाइन ज्यादा है तो क्या हो गया? प्रोलैक्टिन कम हो गया। अगर डोपामाइन कम हो गया तो प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ए सिंप्लीफाइड वर्जन, इफ व्हाट? इफ डिक्रीज ऑफ डोपामाइन, डोपामाइन कम हो जाएगा, दैट विल लीड टू इंक्रीज ऑफ प्रोलैक्टिन। अगर देर इज ए इंक्रीज ऑफ डोपामाइन, दैट विल इजीली लीड टू डिक्रीज ऑफ प्रोलैक्टिन। सिंपल रूल, खत्म। याद रख लोगे? चलो फिर, अगर याद रख लोगे तो बढ़िया होगा, तो आगे बढ़ाएंगे फिर। ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिसीजेस। व्हाट इज दैट? द इंटरेस्टिंग डिसीज नेम इज ओनली कॉल्ड एज
prolactinoma. What is the name of the disease? Prolactinoma. प्रोलैक्टिनोमा के बारे में पढ़ना चाहिए. प्रोलैक्टिनोमा के पढ़ना है तो सुन लीजिए, बड़े आसान है, बड़े इंटरेस्टिंग. So when what is this interesting and asan cheese? This interesting and asan cheese is very easy to understand. Prolactinoma. Prolactinoma होता क्या है? So prolactinoma is a type of adenoma. Prolactinoma is what? A type of. It is a adenoma. Prolactinoma is a adenoma. तो पिछले लेक्चर्स में मैं पढ़ाया था आप लोगों को अडेनो का मतलब क्या होता है? सेक्रेटरी ट्यूमर. अडेनोमा मीन्स व्हाट? इट इज ए टाइप ऑफ सेक्रेटरी ट्यूमर. इट इज ए टाइप ऑफ व्हाट? सेक्रेटरी ट्यूमर. सेक्रेटरी ट्यूमर. सो नाउ लिसन टू मी. यहाँ पे पैथ कवर हो रहा है आपका. अडेनोमा. अडेनोमा मीन्स सेक्रेटरी ट्यूमर. इफ देयर इज ए सेक्रेटरी ट्यूमर दैट मीन्स इट इज सेक्रेटरी ट्यूमर. अगर ये सेक्रेटरी ट्यूमर है तो किसको सेक्रेट करवाएगा? इट विल लीड टू द सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन. इट विल लीड टू इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन. इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन. अगर प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन बढ़ गया तो अब करेंगे क्या? प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन बढ़ गया, प्रोलैक्टिन सेक्रेशन बढ़ेगा तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्या आएगा? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. देयर इज ए एडेनोमा. देयर इज ए एडेनोमा. ये एडेनोमा की वजह से ये सेक्रेटरी ट्यूमर है, उसके वजह से प्रोलैक्टिन बढ़ गया. तो प्रोलैक्टिनोमा इज व्हाट? प्रोलैक्टिनोमा का डेफिनेशन पर लिख लेते हैं अभी. प्रोलैक्टिनोमा इज ए, इट इज ए प्रोलैक्टिन producing adenoma. Prolactin producing adenoma. अगर if it is a prolactin producing adenoma, where exactly it is present? Prolactin कहाँ से आता है? Of course in the pituitary gland. The pituitary gland. ठीक है, pituitary gland. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. Now listen to me. If there is a increase of prolactin, it's not prolactination. It is prolactin. It is prolactin. If there is a increase of prolactin, first important thing, ऐसा डिवाइड करते हैं. यहाँ पे लिखते हैं फीमेल का कहानी क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं मेल का कहानी क्या होगा. मेल के अंदर प्रोलैक्टिन होगा तो क्या होगा, फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन होगा तो क्या होगा, और बीच में लिखते हैं कॉमन फीचर्स. कॉमन फीचर्स. कॉमन फीचर्स. नाउ लिसन टू मी. फीमेल. फीमेल के अंदर क्या हो गया, कहीं पे भी जरा पीछे जाके देखते हैं. जैसा प्रोलैक्टिन बढ़ गया था, as soon as प्रोलैक्टिन इंक्रीज्ड, इट इमीडिएटली डिक्रीज्ड जीएनआरएच. जीएनआरएच कम होने की वजह से एफएसएच क्या हुआ था, कम हुआ था. नाउ इफ देयर इज ए एलिवेटेड लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, ऑटोमेटिकली क्या होगा फीमेल के अंदर, मोर प्रोलैक्टिन होगा तो क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मोर प्रोलैक्टिन इन द फीमेल दैट विल लीड टू इनफर्टिलिटी. फीमेल के अंदर क्या होगा, इनफर्टिलिटी. ठीक है. तो ट्यूमर कहां पे, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर. ये ट्यूमर की वजह से दिक्कत क्या हुआ, प्रोलैक्टिन बढ़ गया. ये प्रोलैक्टिन बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो गया, इट गिव ए नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक दे दिया. इट गिव नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस. दैट मींस इट लीड्स टू व्हाट, हाइपोथैलेमस नेगेटिव फीडबैक लीड टू डिक्रीज ऑफ जीएनआरएच. जीएनआरएच कम हो गया तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज ऑफ एफएसएच. अगर एफएसएच कम हो जाएगा तो क्या होगा, अमेनोरिया. अमेनोरिया फीमेल के अंदर कंटिन्यूसली परसिस्ट हो जाएगा तो इट विल एंड अप इनटू व्हाट, इनफर्टिलिटी. बढ़िया. मेल के अंदर अगेन सेम थिंग. मेल के अंदर अगेन सेम थिंग. हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर दिया तो जीएनआरएच नहीं है, एफएसएच नहीं है. एफएसएच नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन नहीं है. इफ देयर इज नो टेस्टोस्टेरोन इन मेल आल्सो इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी. विल लीड टू इनफर्टिलिटी. ठीक है, यहां तक तो ठीक है. इनफर्टिलिटी के अलावा डॉक्टर साहब, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मेल एंड फीमेल ब्रेस्ट टिश्यू. इन द मेल ब्रेस्ट टिश्यू, डॉक्टर साहब ध्यान से सुनो, फीमेल ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर ना ऐसा ग्लैंड होती है, ग्लैंड के बाद डक्ट होता है. ठीक है. मेल, दिस इज फॉर फीमेल, दिस इज इन द फीमेल. ठीक है. अब मेल के अंदर कहानी क्या है, इन द मेल देयर इज नो ग्लैंड, ओनली डक्ट्स आर प्रेजेंट. In the male breast tissue there is only ducts are present. इसीलिए मेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है. अगर मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है तो अब क्या हो जाएगा, ये देयर विल बी गायनेकोमेस्टिया. सिर्फ वहां का ब्रेस्ट टिश्यू जैसा एनलार्जमेंट आएगा, दैट विल लीड टू गायनेकोमेस्टिया. गायनेकोमेस्टिया.
तो गायनेकोमेस्टिया होगा, गायनेकोमेस्टिया इन द मेल। फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी के साथ साथ और क्या होगा? डॉक्टर साहब ध्यान से सुन लीजिए, इनफर्टिलिटी एक ही प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो फीमेल के अंदर ग्लैंड भी प्रेजेंट है। अगर ग्लैंड भी प्रेजेंट है, इफ द ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट, देन व्हाट इज द स्टोरी? इफ द ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट, देन माय डियर डॉक्टर्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इफ ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट दैट मीन्स प्रोलैक्टिन जाएगा ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा तो ग्लैंड से क्या हो जाएगा? सेक्रीशन आएगा। ग्लैंड से क्या हो जाएगा? सेक्रीशन आएगा। सो फीमेल के अंदर देयर विल बी डिस्चार्ज, देयर विल बी डिस्चार्ज और secretion, there will be secretion which looks like milk like secretion, milk like secretion, milk like secretion in the female। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़े थे? पॉइंट नंबर 1, we have a patient, उसको क्या हुआ था? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर था। That tumor was doing what? It was producing prolactin। वो क्या कर रहा था? प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस कर रहा था। प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होने की वजह से मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर दोनों में इनफर्टिलिटी आता है, बिकॉज इट विल गिव नेगेटिव फीडबैक टू GnRH। समझ में आ गया? Okay. Now, apart from that, in the male, only gynecomastia. In the female, there will be secretion. There will be secretion. There will be what? Secretion. यहाँ तक तो मजा आ गया। Now, listen to me very carefully. यहाँ तक तो ठीक है भाई। कॉमन फीचर, नाउ कॉमन फीचर्स आर व्हाट? तक सब सुन लीजिए। नाउ थिंक अबाउट, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में ऐसा कोई जा रहा है, ऐसा कोई जा रहा है, ऐसा कोई जा रहा है। What is that? There is a crossover. This is only called as optic chiasma. I am talking about it just a representation. Representation. Now मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये देखो, ऐसा ऑप्टिक chiasma है, उसके ऊपर ऐसा पिट्यूटरी ग्लैंड बैठा है। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर आएगा तो ट्यूमर किसको कंप्रेस करेगा? ऑटोमेटिकली ऑप्टिक chiasma को कंप्रेस करेगा। ऑप्टिक chiasma को कंप्रेस करने से दैट विल लीड टू, ऑलवेज रिमेंबर, बाइलेटरल टेम्पोरल हेमिअनोपिया। मतलब क्या होता है पता है? सिंपल सी बात है। बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ का टेम्पोरल विजन जो होता है दैट विल बी लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर। बाइलेटरल टेम्पोरल हेमिअनोपिया कैन बी फाउंड विद any pituitary tumor, any pituitary gland tumor can lead to bilateral temporal hemianopia। ठीक है, ट्यूमर नीचे की तरफ है, साइड की तरफ हुआ तो ऑप्टिक chiasma को कंप्रेस किया तो बाइलेटरल टेम्पोरल हेमिअनोपिया क्यों होता है? दैट इज आल्सो ए रीजन। दे विल आस्क यू एज ए MCQ, लिख लो MCQ, दैट इज बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक chiasm को कंप्रेस करने की वजह से दैट विल लीड टू बाइलेटरल टेम्पोरल हेमिअनोपिया। होपफुली मैं कोई सिस्टम के अंदर ये भी कवर कर दूं, ऑप्टिक पाथवे भी कवर कर दूं, ट्राई करता हूं। इफ नॉट आप लोग एंड तक जुड़े रहोगे तो आप लोग एक दिन याद दिला देना, सर ये सारे खत्म कर दिया, ऑप्टिक पाथवे पढ़ा दो, तो पढ़ा दूंगा। ठीक है, बस आपके काम है, याद दिला दो, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो। बाइलेटरल टेम्पोरल हेमिअनोपिया के अलावा तक सब सोचो, क्रेनियम क्या है? प्लास्टिक है क्या? नहीं। ये क्या है? रबर से बना है, मतलब इलास्टिक है क्या? नहीं। ये कोई इलास्टिक है? नहीं। इज इट सम स्मूथ मसल? नहीं। क्रेनियम इज ए बोन, तो ये बोन तो एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, बट अंदर क्या हो गया? ट्यूमर ग्रो हुए जा रहा है। दैट मीन्स ये क्रेनियम के अंदर क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हेडेक आएगा। अगर आप लोग थोड़ा ब्रिलियंसी यूज करोगे तो क्या कर सकते हो? अगर कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में ये दोनों फीचर आ गए, दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट पिट्यूटरी ट्यूमर। ये अड्रेनल मतलब ये प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है, ये कोई और एडेनोमा हो सकता है, बट ही इज एब्सोल्युटली टॉकिंग अबाउट ट्यूमर इनसाइड द पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ गए? सो दिस कॉमन फीचर्स विच विल बी फाउंड इन बोथ द फीमेल एंड इन द। शानदार। चलो फिर अब डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट से पहले क्या करना चाहिए? डायग्नोसिस करनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द डायग्नोसिस। लेट्स टॉक अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ व्हाट? ऑफ द प्रोलैक्टिन। डायग्नोसिस ऑफ द प्रोलैक्टिन। तो डायग्नोसिस ऑफ द प्रोलैक्टिनोमा के लिए तो डॉक्टर साहब सुन लीजिए। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग चेक करो सीरम प्रोलैक्टिन लेवल।
तो हमेशा क्या करना चाहिए, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल तो चेक करना ही चाहिए। तो ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है, एक देखो। दूसरी चीज, ये तो ट्यूमर है तो क्या करना चाहिए, वी शुड बी एबल टू लुक एट द ट्यूमर। नॉर्मली लिसन टू मी, यस देयर इज ए थियोरिटिकल बेसिस दैट यू कैन टेक बायोप्सी फ्रॉम द लाइव ब्रेन, बट आज तक रूटीन बेसिस पे कोई ब्रेन बायोप्सी नहीं करता। ठीक है, अगर तुम्हें पूछा जाएगा ब्रेन बायोप्सी ले सकते हैं क्या, बोलो हाँ। रेगुलरली होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, जस्ट एज सम थियरी वी नीड टू नो, दैट्स इट। ओके, बट एज सच हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेजिंग करके देख सकते हैं। वी कैन डू इमेजिंग एंड वी कैन लुक इनटू द ब्रेन। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर बेस्ट रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आई वुड एडवाइस इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई ऑफ द ब्रेन करो, ब्रेन का एमआरआई करके ट्यूमर को लोकेट करो। जब ट्यूमर को लोकेट करोगे तो एमआरआई क्या बताएगा आपको, एमआरआई विल टेल यू द साइज ऑफ द ट्यूमर, है ना, छोटा वाला हो सकता है, बड़ा वाला हो सकता है। सो बेस्ड ऑन द एमआरआई एंड रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन यू कैन अंडरस्टैंड इट कैन बी टू टाइप्स। क्या टू टाइप हो सकता है, छोटा ट्यूमर हो सकता है या बड़ा वाला। सो इट कैन बी माइक्रो अडेनोमा, इट कैन बी माइक्रो अडेनोमा मतलब स्मॉल प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है। इट कैन बी ए मैक्रो अडेनोमा, इट कैन बी ए मैक्रो अडेनोमा मतलब लार्ज वाला हो सकता है। माइक्रो अडेनोमा है तो यूजुअली वी नीड टू ट्रीट देम मेडिकली, इसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। माइक्रो अडेनोमा है तो कोई पिट्यूटरी स्टाल्प को कंप्रेस नहीं किया, ना ही कोई ऑप्टिक एज्मा को कंप्रेस किया, कुछ नहीं हुआ, बस इनफर्टिलिटी लेके आया था, हम लोग पकड़ लिए पहले से ही, तो प्रोलैक्टिनोमा डायग्नोस कर लिए, तो आप लोग ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट करने के लिए हम आप लोगों को टेक्निक सिखाते हैं। टेक्निक कैसा होता है, टेक्निक हमेशा मैं पढ़ाया हुआ चीज के अंदर ही रहता है। तो लेट्स गो बैक एंड सी, गो बैक गो बैक गो बैक, यहां पे ये रहा, डोपामाइन इंक्रीज होगा तो प्रोलैक्टिन डिक्रीज होगा, डोपामाइन डिक्रीज होगा तो प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा। अब हम लोग एक सिंपल से काम कर सकते हैं, डोपामाइन का एक्टिविटी को बढ़ा दो। डोपामाइन का एक्टिविटी को कैसा बढ़ाए, डोपामाइन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करो। सो आई एम टेलिंग यू पीपल, इफ देयर इज ए इंक्रीज ऑफ डोपामाइन ऑटोमेटिकली प्रोलैक्टिन विल गो डाउन एंड ट्यूमर विल आल्सो स्टार्ट टू shrink. So that is what we can do. What exactly, increase the activity of dopamine. How can we do, by using the drugs which are dopamine agonists. The treatment will be what, D2 dopamine agonist, D2. Normally देखो डॉक्टर साहब, dopamine receptors are two types. Listen to me very carefully. Dopamine receptors are of two types. Dopamine 1 receptor, उसी को बोलते हो D1 receptor, and another one is the D2 receptor. Large quantity of D2 receptors are located in the brain. ब्रेन के अंदर कौन है, D2 रिसेप्टर है। अगर D2 रिसेप्टर है तो D2 को स्टिमुलेट करने से क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन लेवल कम हो जाएगा। एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, D2 एगोनिस्ट, डोपामाइन एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब क्या है, एनी ड्रग विच विल स्टिमुलेट ए रिसेप्टर, दिस इज a simplified definition। ठीक है, नाउ लिसन टू मी माय डियर डॉक्टर्स, डो D2 एगोनिस्ट यूज कर रहे हो, अगर D2 एगोनिस्ट आप लोग यूज करोगे तो व्हाट आर द ड्रग्स, आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड। वी हैव ए ड्रग, द नेम ऑफ द ड्रग इज ब्रोमोक्रिप्टिन। वी हैव ए ड्रग कॉल्ड एज ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है, ब्रोमोक्रिप्टिन के अलावा वी हैव वन मोर ड्रग दैट इज कॉल्ड एज केबरगोलिन। व्हाट इज दैट, केबरगोलिन। तो वी हैव D2 agonist. What is the D2 agonist? Bromocriptine and केबरगोलिन। अब आप लोगों को एग्जामिनर क्या करेगा, दोनों ऑप्शन में देगा, पूछेगा कि which is the best drug. My dear students, listen to me. केबरगोलिन is the best drug. Cabergoline is the best drug. No arguments in this. Best because reason भी बता देता हूँ। Best because it is long acting. It is long acting. लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है इसलिए बेस्ट है। अगर दोनों ऑप्शन में मिलेगा, केबरगोलिन भी मिलेगा, ब्रोमोक्रिप्टिन भी मिलेगा, तो बेस्ट आंसर, ऑलवेज द बेस्ट आंसर अवार्ड गोज टू केबरगोलिन। केबरगोलिन इज द बेस्ट बिकॉज इट इज द लॉन्ग। ठीक है, तो माइक्रोएडेनोमा मतलब छोटा वाला एडेनोमा को क्या किए, ड्रग्स दे दिए। ड्रग्स कौन सी दिए डॉक्टर साहब, डोपामाइन एगोनिस्ट। अब मैक्रोएडेनोमा तो लार्ज ट्यूमर है,
लार्ज ट्यूमर है तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, at any cost we will have to remove the tumor. So for these conditions what we are going to do is, for these macroadenomas we can use a surgical treatment, we can use a surgical treatment. So the surgical treatment कौन सी है? So सुन लीजिए डॉक्टर साहब, surgical treatment तो we have a simple treatment that is only called as transsphenoidal pituitary सर्जरी, ट्रांसफेनॉइडल पिट्यूटरी सर्जरी. मैं समझाता हूं ये क्या है, पैनिक मत. देयर इज अ लेटेस्ट ट्रीटमेंट, the latest treatment which is best available in this time of the time, in this time is called as gamma knife, is called as what? Gamma knife, is called as gamma. So we have two methods. One of them is called as transsphenoidal surgery. कौन है? transsphenoidal surgery. Transsphenoidal surgery is nothing but we take a laparoscopic, we take an endoscopic equipment, go into the nose, cut down the sphenoid bone and reach the pituitary gland. मतलब we are doing a surgery going from where? Going from the nose से जाके सर्जरी करोगे, पिट्यूटरी ट्यूमर को कट करोगे. अब गामा नाइफ क्या होता है? गामा नाइफ इज ए रेडिएशन टेक्निक. रेडिएशन टेक्निक कैसा होता है पता है? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्यूमर है, यहाँ पे ट्यूमर, ठीक है. अगर मैं एक गामा रे छोड़ूंगा ना, ट्यूमर को भी कुछ नहीं होगा, टिश्यू को भी कुछ नहीं होगा. मैं क्या करूंगा, बहुत सारे ऐसा गामा रेस छोड़ूंगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी. तो सारे गामा रेस विच इज कमिंग फ्रॉम ऑल डिफरेंट डायरेक्शन एक ही जगह पे मीट करवाऊंगा, एक ही जगह पे मीट होगा. जो मीटिंग पॉइंट होगा वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी होगा एंड दैट विल बर्न द ट्यूमर आउट. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए गामा नाइफ. So if they ask you what is the best treatment for pituitary adenoma, I want you people to answer gamma knife. Gamma knife is the latest technique, best technique and less invasive. ट्रांसफेनाइडल सर्जरी में यार नाक में डाल के स्फेनॉइड बोन कट करके फिर जाके पिट्यूटरी को रिसेक्ट करके कौन करेगा इतना सब. बेहतर है कि चलो गामा knife. समझ गए? सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर व्हाट इज दैट प्रोलैक्टिन. नो, ठीक है. सो प्रोलैक्टिन इतना सिंपल हार्मोन नहीं है. प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन व्हिच कैन कॉज व्हाट इज द प्रॉब्लम? इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी के अलावा और क्या करवा सकते हैं? इनफर्टिलिटी के अलावा इट कैन आल्सो लीड टू अमेनोरिया इन विच पीपल, इन द प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन कौन करवाता है? प्रोलैक्टिन. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर व्हाट इज दैट इज योर प्रोलैक्टिनोमा. क्लियर एवरीबॉडी? सो with this much being said, so we are done with ADH हो गया. एक ही 2-3 घंटे के अंदर देखो ADH हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, then we are done with prolactin, then we are also done with all the important aspects which are associated with hypothalamus and pituitary. ठीक है. So see you people in tomorrow's lecture. Bye bye.